नमस्कार दोस्तों, आपने स्क्रीन के ऊपर देख ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वकील साहब, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है। अब मैं और मेरा परिवार डरे सहमे हुए हैं। हमें तो कानून की कोई जानकारी भी नहीं है, हमें बचाइए वकील साहब। और मैं वकील साहब आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है। यह सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना के मद्देनज़र मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है ताकि मैं और मेरा परिवार परेशान हो जाएं। आप हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए वकील साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। देखिए, अगर मेरी तरह आप भी इसी तरह की दुविधा में फंसे हुए हैं तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं तो ये जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, डरे सहमे और हम बहुत कानून की जानकारी नहीं रखते, इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा निजात अवश्य मिलेगी। फिर भी आपको एक हिदायत मैं पहले ही दे देना चाहती हूँ कि आप अपने लेवल पर कुछ भी नहीं करेंगे, अपने वकील साहब से जाके अपना केस अवश्य ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी सलाह आपके वकील साहब आपको दे पाएंगे उतना अच्छा अगर आप कानून की जानकारी नहीं रखते हैं तो आप अपने खुद के लिए भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो किसी अच्छे वकील साहब के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहता है। लेकिन अगर साथ के साथ आप भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं उससे संबंधित, तो आपको पता चलता रहता है कि क्या जो आपके वकील साहब आपको सलाह दे रहे हैं वो सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही है। इसीलिए थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान से समझिए। यदि किसी व्यक्ति पर झूठा केस दर्ज करवा दिया जाता है तो वह कुछ कानूनी उपायों का सहारा लेकर अपनी सुरक्षा कर सकता है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। निम्नलिखित उपाय इस स्थिति में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिए क्या चीज़ है। झूठे केस को खारिज करवाना, क्वैशिंग ऑफ एफआईआर। अगर आपके खिलाफ किसी पर्टिकुलर केस सेक्शंस के अंदर एफआईआर तक दर्ज हो गई, ठीक है, एफआईआर उन्होंने दर्ज करवा दी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आपको अच्छे से पता है कि वो बिल्कुल झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। आपके पास कुछ ऐसे दस्तावेज़ हैं, कुछ पेपर्स हैं, कुछ वीडियो क्लिपिंग्स हैं या कुछ ऑडियो क्लिपिंग्स हैं आपकी, जिससे ये साबित होता है कि वो दुर्भावना के मद्देनज़र ही आपके साथ ऐसा काम किया गया है। तो आप हाई कोर्ट में जाके, यदि आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर झूठी है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, तो आप उच्च न्यायालय में उस एफआईआर को खारिज करवाने के लिए एक याचिका दाखिल कर सकते हैं। उच्च न्यायालय आपके अधिकार के तहत यदि यह मानता है कि एफआईआर पूरी तरह से मनगढ़ंत या अनुचित है तो वह उसे तुरंत खारिज कर सकता है। तो सबसे पहला आपके पास जो ऑप्शन है वो है क्वैशिंग ऑफ एफआईआर या फिर झूठे केस को खारिज करवाना, जिसके लिए अगर आपके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे यह साबित होता है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से निर्दोष हैं और ये एफआईआर सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए मनगढ़ंत आपके ऊपर आरोप लगाकर एफआईआर करवाई गई है, तो आपके पास पूरा प्रोविज़न है क्वैशिंग ऑफ एफआईआर में हाई कोर्ट में जाकर आप उसको खारिज करवा सकते हैं। लेकिन दूसरा केस समझते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये एफआईआर तो यहाँ पे नहीं क्वैश हो पाएगी क्योंकि आपके पास बहुत सारे अच्छे सबूत मौजूद नहीं हैं और आपको अब केस लड़ना ही पड़ सकता है क्योंकि सबूतों का अभाव है। देखिए, हर इंसान हर वक्त किसी भी अनहोनी के लिए तैयार नहीं रहता। उसको नहीं पता कि कब कहाँ से केस आ जाएगा या कब कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, इसके लिए हम हमेशा मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं। तो हो भी सकता है कि बहुत सारे सबूत आपने पहले से ही इकट्ठे नहीं किए होंगे और किसी ने आपके साथ गलत सोच रखते हुए आपके ऊपर एफआईआर भी करवा दी या केस भी दर्ज करवा दिया। अब आपके पास क्या सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, जो दूसरा ऑप्शन है वो है जमानत या फिर बेल।
यदि आप झूठे केस में फंसे हैं तो आप अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आपको गिरफ्तारी से बचाएगा और आपको न्यायालय में अपनी बात रखने का मौका देगा। आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ अपनी बात रख सकते हैं कि मेरे पास सबूत का अभाव है, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था, या जो भी आप तर्क देना चाहें, जिन भी धाराओं में आपके अगेंस्ट एफआईआर हुई है या केस दर्ज हुआ है उसके अगेंस्ट आप अपनी किस तरह से बात रखते हैं, तो वो भी एक प्रोविज़न बनता है कि आपको वहाँ पर बाहर आने का मौका मिल सकता है। तो दूसरा ऑप्शन जो हमने यहाँ पर देखा वो है जमानत या फिर एंटिसिपेटरी बेल। झूठी शिकायत के खिलाफ मामला दर्ज करवाना। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाले ने आपके ऊपर केस दर्ज करवा दिया तो उसके बाद अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ केस ही लड़ना पड़ेगा। एक प्रोविजन और है सेक्शन 211 भारतीय दंड संहिता आईपीसी। झूठी सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराना एक अपराध है। आप इस धारा के तहत झूठी शिकायत दर्ज करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। धारा 182 भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जिसमें झूठी जानकारी देने पर कार्रवाई का प्रावधान है जिससे किसी सरकारी अधिकारी को गलत तरीके से प्रेरित किया गया हो। सेक्शन 211 ज़्यादातर यूज़ होता है। इसमें देखिए, ये नहीं कि किसी ने आपके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया तो अब आपके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, सिर्फ डरे सहमे रहेंगे, आप भी और आपका परिवार भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेक्शन 211 देखिए, ये एक बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए, पर आपको अगर सही सलाह आपके केस से संबंधित आपके वकील साहब भी देंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर ये सेक्शन 211 अप्लाई होगा ही होगा। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की गंभीरता, अपराध की गंभीरता के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने गंभीर धाराओं में आपके ऊपर केस दर्ज करवाया गया है। तो अगर बहुत गंभीर धाराएं हैं तो उसके लिए अलग तरह के प्रोविजंस हैं जो आपके वकील साहब आपको बताएंगे, या बहुत कुछ हल्की अगर धाराओं में केस दर्ज है तो उसके लिए अलग प्रोविजंस है। मेरा मोटिव आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना है कि आपके क्या क्या मौलिक अधिकार हैं। आप सेक्शन 211, 182 में जाके उस आदमी के खिलाफ भी केस दर्ज करवा सकते हैं कि आपके खिलाफ उसने जानबूझ के गलत सोच रखते हुए आपके खिलाफ झूठी कार्रवाई दर्ज करवाई है। तो आप 211 में जाइए, 182 में जाइए और केस दर्ज करवा सकते हैं। एक प्रोविजन और है आपके पास, तीसरा ये हमने पढ़ा। चौथा है कि भैया मानहानि का दावा करो उसके ऊपर। यदि झूठे केस के कारण आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है तो आप धारा 499 और 500 में तहत मानहानि का दावा कर सकते हैं। ये एक आपराधिक मामला है और इसके लिए न्यायालय में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। भाई, किसी ने आपके ऊपर झूठा केस दर्ज करवा दिया तो आपके पास भी प्रोविज़न है 499 और 500 के में सेक्शंस में कि आप उसके अगेंस्ट मानहानि का दावा कर सकते हैं। पर फिर वही बात मैं आपको बोलूँगी कि इसके लिए भी आपको एक बार अपने वकील साहब से अवश्य मिलना होगा कि ये मानहानि का दावा आप कब कर सकते हैं, इसका कौन सा कितना टाइम लिमिट होता है। किसी भी केस को करने के लिए कुछ टाइम लिमिट होती हैं, या किस वक्त उसको किया जा सकता है। केस ख़त्म होने से पहले किया जा सकता है या केस ख़त्म होने के बाद किया जा सकता है। ये सब आपके वकील साहब आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जुड़ें और मुझे बोलें, तो मैं इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगी कि अगर आपको डिफेमेशन या मानहानि का दावा करना है सेक्शन 499 और 500 में आईपीसी में, तो वो कौन से तरीके रहते हैं जिसमें मानहानि का दावा किया जा सकता है और वो दावा कब किया जा सकता है। तो अगर आप मैसेजेस के माध्यम से मुझे कमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ते हैं तो मैं इसमें एक वीडियो बना सकती हूँ, मैं आपको बना के दे दूँगी। पर अभी आपको यही सलाह है कि आप इस चीज़ को समझें कि आपके पास चौथा जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है डिफेमेशन का केस करना, जो आप कर सकते हैं। ये प्रोविजंस भी आपके पास अवेलेबल है। अगर कोई जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर झूठा केस दर्ज करवा देता है या इवन एफआईआर भी करवा देता है उस केस में। आगे देखिए, मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत करना। ये आपके पास 5वां ऑप्शन अवेलेबल है।
यदि झूठे केस के कारण मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, वुमेन ह्यूमन राइट कमीशन भी है, जिसमें औरतों की बहुत जल्दी सुनवाई है। अगर किसी औरत के साथ कुछ ऐसा गलत काम हुआ है तो वो ह्यूमन राइट कमीशन में जाके अपने मौलिक अधिकारों के हनन के विषय में एक एप्लीकेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी ये कंप्लेंट दर्ज होती है, तो आप वहाँ से भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा के अपने लिए न्याय मांग सकते हैं, अपने लिए जस्टिस की उम्मीद की जाती है और बहुत फास्ट इसके अंदर काम किया जाता है। तो इसीलिए डरने और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पांचवा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए, छठा ऑप्शन है कलेक्टिंग ऑफ एविडेंसेस। अगर आपके पक्ष में सबूत और गवाहों को इकट्ठा करें, न्यायालय में यह साबित करना आवश्यक होगा कि आपके खिलाफ मामला झूठा है। देखिए, अगर ऑब्वियसली किसी ने गलत काम तो कर ही दिया, पर उसमें से बचना तो हमारी खुद की जिम्मेवारी है। अगर हम बचना चाहते हैं तो एविडेंसेस को कलेक्ट करना, लोगों को मिलना, लोगों से बात करना जो उस केस में कोई भूमिका निभा सकते हैं, तो उनसे एविडेंसेस को कलेक्ट करने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रहती है। तो आपको क्या करना है कि लोगों से मिलना है, बात करनी है और जितने भी एविडेंसेस आप कलेक्ट कर सके अपने खुद के केस के संबंधित, तो वो आपको यहाँ पर कलेक्ट करने हैं। वकील से परामर्श, देखिए ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि किसी भी वकील से परामर्श करे बिना आप अगर अपने आप ही अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अगर आप कानून की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, उस केस में यह स्थिति आपके लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप कानून के ज्ञाता हैं, अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं और आप किताबों को पढ़ सकते हैं, सेक्शंस को पढ़ सकते हैं और आपको लगता है कि आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी पढ़ के अपना सारा केस को डील कर सकते हैं, तो आपके लिए ये जो ऑप्शंस मैंने बताए हैं ये ऑप्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन फिर भी हमारी सलाह यही रहती है कि किसी वकील साहब से अवश्य बात करें। इन उपायों के माध्यम से आप झूठे केस मामले की कानूनी सामना कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और दे रही हूँ। अभी हमने ऊपर 2 सेक्शंस की बात की थी, धारा 211 और 182। अब धारा 211 जो है वो क्या काम करती है, उसके अंतर्गत क्या चीज़ होती है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। झूठे आरोप लगाने से संबंधित है। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाता है और उसे सजा दिलवाने के इरादे से झूठी सूचना देता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, झूठी कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई का आरोप लगाना। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ किसी अपराध के बारे में झूठा आरोप लगाता है, मैं इसे रिपीट कर रही हूँ, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ किसी अपराध के बारे में झूठा आरोप लगाता है और ऐसा करने का उसका उद्देश्य उस व्यक्ति को सजा दिलवाना होता है, तो उस धारा 211 के तहत दंडित किया जा सकता है। यदि आरोप सामान्य अपराध के लिए है तो इसमें सजा के रूप में 2 साल तक का कारावास और या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। भाई उसने अगर बहुत ज़्यादा गंभीर धाराओं में आपके ऊपर नहीं लगाया है और बहुत मामूली से अगर उसने आरोप लगाने की कोशिश की है तो उसे फिर भी 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और यदि आरोप ऐसा है जिससे आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकता है, मतलब आपके खिलाफ ऐसे सेक्शंस में केस दर्ज करवाया है जिससे आपको आजीवन कारावास हो सकता है या मृत्यु दंड तक आपको मिल सकता है, तो इसमें उसे 7 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। अगर आप सेक्शन 211 आईपीसी में इस चीज़ के लिए आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको देखना होगा आपके पास कौन कौन से साक्ष्य, कौन कौन से एविडेंसेस उपलब्ध हैं। अब मैं आप उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति जानबूझकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति ने चोरी की है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस झूठे आरोप के आधार पर यदि निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू होती है तो शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति पर धारा 211 आईपीसी के तहत मामला चलाया जा सकता है। धारा 211 आईपीसी का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखना और किसी भी व्यक्ति को झूठे आरोप लगाकर कानून का दुरुपयोग करने से रोकना होता है।
मेरा ऐसा मानना है कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि एक्चुअल में 211 जो सेक्शन 211 आईपीसी है वो किस तरह से गलत इन करने से किसी इंसान को रोक सकती है अगर आप इस सेक्शन का सहारा लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो कहीं से भी किसी भी निर्दोष को गलत साबित करके उसको अंदर रखने में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए, सबूतों को इकट्ठे करना चाहिए और जो सबूत आपको मिले उसके आधार पर आगे आपको बढ़ना चाहिए। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेजेस के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी अच्छी अच्छी और वीडियोस के लिए जो आपके लिए, आपके और परिजनों के लिए या आपके दोस्तों के लिए फ्रूटफुल रह सकती हैं, बेनिफिशियल रह सकती हैं। मैं अंत में एक बार फिर वही सलाह देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको किसी अनुभवी वकील से ज़रूर से बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।